टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं यहाँ पर लखनऊ, अरे बहस थोड़ा कम, नेताओं की जिम्मे छोड़ो। तुम लोग तो अच्छा, तुम्हें तो नेतागिरी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं मुझे मालूम है आपको मिलेगा, चांस मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल बोलिए, आप ही का प्रोग्राम है, बिल्कुल बोलना है। तो मैं आज यहाँ पर लालबाग में, लखनऊ में मौजूद, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे। लखनऊ में मौजूद रहें तो लोग बोलने वाले अपने आप। एक मिनट देखिए ना, नहीं धक्का नहीं, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आप आगे आ जाइए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, ये आगे आ जाइए, बस आराम से, बस ठीक खड़े रहिए। जो पीछे खड़ा रहेगा उसको टिकट सबसे पहले मिलेगा। पीछे खड़े जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास आऊंगा। कुछ सुनाइए, बड़ी ज्यादा बहुत बहस हो गई जी। सिर्फ एक चीज कविता शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ। हाँ। एक पॉइंट और कि राहुल जी से मुझे कोई व्यक्तिगत उनसे आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये जरूर चाहती थी कि कितनी पुरानी पार्टी में कोई ऐसा नेता लीड करता है जिसको एनसीसी का फुल फॉर्म पता होता, जिसको आप तो जो काम अच्छा जानती हैं वही सुनाइए। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल चीजों में मत पड़िए। जी सबके लिए मैसेज है कि सिर्फ एक इंसान है जो प्रकृति को सबसे कम देकर जाता है, जल्दी सुनाइए, और बाकी सब देकर जाते हैं। जल्दी सुनाइए। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार की छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत खूब। रूपा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कवियत्री हैं, जाने मानी लखनऊ में मौजूद हैं। मैं जरूर सुनूंगा आपसे, कुछ सुनाइए जरूर, मैं सुनूंगा जरूर। लेकिन तमाम जनता आज मौजूद है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। किसी ने मुझसे कहा, पाजी की अगर शादी है तो आज तक चेहरा तो आपने दिखाया नहीं पाजी का, तो कम से कम आज चेहरा ही दिखा देते। अगर उनकी शादी की आज आपने ऐलान किया है, तो मैंने ऐलान नहीं किया, वास्तव में पाजी की आज शादी की डेट तय हुई है, उनकी शादी होने वाली है। और चेहरा ऐसे थोड़ी ना पाजी दिखा देंगे। जी हाँ जी, ये लखनऊ है, तो पाजी जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, तमाम नौजवान यहाँ पे और तमाम लोग मौजूद हैं। जी आइए। भैया जी, हम आपको मिलने घर से अभी दौड़ के आ रहे हैं। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बस लालबाग में। मेरे पति ने फोन किया कि आपके भैया जी आए, मिलने जाइए। बहुत अच्छा बोलते हैं, बस इसलिए हम आप। थैंक यू सो मच। एक मिनट प्लीज। अच्छा, ये आपकी मम्मी है? अच्छा तो आप तो जो मिलने आई वो पूरे इंतजाम के साथ आई हैं? नहीं, इंतजाम के साथ नहीं, बाजार आए थे हम। अच्छा, बाजार आए थे। मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि भैया जी आपके लालबाग में है। और आप चले जाइए मिलने। क्या बात है पाजी, वाह पाजी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। यही 5:45 बजे टीवी खोल के बैठ जाते हैं कि भैया जी देखना है। क्या नाम हो गया आपका? उपमा। उपमा जी, आप यही लालबाग। एक मिनट भाई, ये गलत बात है, एक मिनट प्लीज। तो आप ये लालबाग में ही रहते हैं? जी बिल्कुल, लखनऊ की रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले। और ये आपके? मेरी बेटी। हाँ, इनकी बेटी है। मेरी मम्मी है। अच्छा, तो आप वीडियो बना लीजिए। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि देश में जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। समय लगेगा सब चीज सुधरने में, समय लगेगा सुधरने में। बूढ़े हो जाएंगे। हाँ जी, तब तक हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। जब तक इतना समय लगेगा, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब तक इतना समय लगेगा। नहीं बिल्कुल, समस्याएं जो हैं बिल्कुल बच्चों की हैं, बिल्कुल सही है। जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल बातचीत के सिलसिले जोड़ेंगे। तो आए हैं बोलने? क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? बताएं। नहीं, बोल कौन रहा है? किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ है। अरे वाह, क्या बात है। तो कुछ बोलिए जी, बताएं आप। अरे तो आप बताइए कुछ। सवाल तो मैंने पूछ लिया। क्या पूछा आपने, बताओ तो। अरे आप यहाँ रहते ही नहीं है जी। आप मध्य प्रदेश के दौरे पे गए थे जी? मध्य प्रदेश में दौरे पे गए थे, बहुत बड़े वैसे गांव में गए थे जी। कभी आपके दौरे के बाद कुछ क्या उनकी हालत सुधरी उन लोगों की? बाबूजी, पीने का पानी नहीं मिल रहा था उनको, बहुत दिक्कत में थे वो लोग। ऐसे गांव से जहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ आप गए थे, तो आपकी रिपोर्टिंग के बाद कुछ हुआ उनका? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। राजेश शर्मा। राजेश जी, एक मिनट रुकिए। अब आपका नंबर गया, अब अगले 5 साल बाद ही नंबर आएगा। राजेश जी, जो आपने सवाल पूछा
कि क्या उस गांव की तकदीर बदली जिस गांव में आप गए थे मध्य प्रदेश में? वहां पानी नहीं था, बड़ी विषम परिस्थितियां थी। ये बात सच है, बड़ी विषम परिस्थितियां थी जहां मैं गया था। देखिए क्या है कि मेरा काम है उस तक जाना। मैं सरकार नहीं हूं, मैं अपना काम बखूबी जानता हूं और मैंने वो किया और उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार वहां आई है या जो पिछली सरकार थी, किन्हीं कारणों से वहां तक नहीं पहुंचा अगर विकास का वो रोशनी तो पहुंची होगी, पहुंचनी चाहिए, ये उम्मीद करता हूं मैं। जी बहुत बड़ी बात, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मैं आ रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, देश के बीजेपी के प्रवक्ता से है जी। अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया था कि 15 लाख रुपया हम लोग देंगे। हमारे देश की जनता, गरीब जनता अभी तक आशा लगाए बैठी है बैंकों में कि हमारे 15 लाख रुपया कब तक आएंगे। हम जानना चाहते हैं, अगर जानकारी हो तो बता दें और नहीं जानकारी है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। फिर धन्यवाद। 15 लाख के इंतजार में हो? हम भी इंतजार में हैं। हम भी इंतजार में है खाता खुलवा के। बहरहाल जी जी नेताजी, न्यू इंडिया की बात आपने किया। अच्छा आप ये बताइए, बिना किसानों का दर्द समझे, बिना किसानों के लिए न्यू इंडिया बन सकता है? आपने देखा, आप लखनऊ आए हुए, एक सिंगल रोड से जाइएगा, देखिएगा कितने आवारा छुट्टा पशु किसानों का गेहूं और तमाम चीज नुकसान कर रहे हैं। ऐसे बनेगा न्यू इंडिया? बिना किसानों का, बिना गरीबों के लिए आप न्यू इंडिया बना दोगे? सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़े लोगों के लिए सिर्फ न्यू इंडिया आप बना रहे हो। ऐसे न्यू इंडिया सवाल बड़ा है बाजी। मैं उधर जाने को कहूंगा आपका, वो उधर घूम के इधर आइए। एक मिनट प्लीज। आपने कहा कि न्यू इंडिया कैसे बनेगा? सड़क पर हिंसक भीड़ है जो न्याय करने के लिए तत्पर है। एक तरफ भीड़ है जो न्याय करने के लिए तुरंत फैसला, और वो जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। एक तरफ खेतों में गाय हैं, पशु हैं। तो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट जनाब पूछना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि उस नौजवान ने यह सवाल पूछा है कि न्यू इंडिया का कैसे कॉन्सेप्ट है आपके पास? हिंसक भीड़ है, बेकाबू, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है, और जो किसान है उसके खेत में पशु हैं। तो ये बताइए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जानबूझ करके ये प्रायोजित किया जा रहा है कि आज हिंसा हो रही है। क्या हिंसा इससे पहले देश में नहीं होती रही है? 1984 में सत्ता के द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। 1984 में सत्ता के द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, सत्ता के इशारे पर थी, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ और उनको बचाया गया। आज कहीं पर भी कोई भी हिंसा की घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकारों की पुलिस हो, तत्काल कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कहीं पर भी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि गायों को, जिनका दूध हम पी करके मजबूत होते हैं, उन गायों को कटने के लिए छोड़ दिया जाए, यह नहीं हो सकता है। भारत का संविधान कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है कि हमको गायों के संवर्धन के लिए काम करना चाहिए, और आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। पिछली सरकार ये समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए कि 750 काजी हाउस थे उत्तर प्रदेश में, इन 750 काजी हाउसों पर किसने कब्जा कर रखा था? उत्तर प्रदेश के में पिछली सरकार से पूछना चाहिए कि 45,000 एकड़ भूमि जो गोचर की भूमि थी, जो चारागाह की भूमि थी, वो भूमाफियाओं ने कब्जा किसके शासनकाल में की थी? आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप गायों के लेकर पूरे देश में कानून बनाएंगे बहुत जल्दी। मैं उम्मीद करता हूं जी। लेकिन कौन आपका जी। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, लोग अब 84 नेहरू कांग्रेस की बात सुनना नहीं चाहते। बीजेपी से सिर्फ रोजगार, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, किसान अपने घर में कब सो पाएगा? सालों से वो खेत की मेड़ पर सोता है किसान अपनी फसल बचाने के लिए। क्यों? योगी राज में 20 महीने में अगर एक भी गौशाला बनी हो, ये नाम बता दें, मैं दावे से कहता हूं, एक गौशाला ही बता दें। ये झूठ बोलते दिन रात, झूठ बोलने वाले दिन रात, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। नहीं, इतने दिन से आप सत्ता में रहे, आपके अमेठी में कितना विकास हुआ? एक मिनट। हमने पूरे देश में हमने पशु चिकित्सालय, कांजी हाउस बनाए थे। इन्होंने उनको संभालने का भी काम नहीं किया। इससे पूछे कितने गौशालाएं बने? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ लूं, वैसे मैंने कई बार पूछा, ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहां से लाते हैं? ये कह रहे हैं कि इतने थे, कब्जा हो गए थे। 2 साल की लगभग
योगी जी की सरकार है। कितने आपने खाली कराए और जो कब्जा किए थे उनमें कितने लोगों को जेल भेजा। आप कह रहे हैं हिंसा जो हो रही है वो साजिश हो रही है, विपक्ष करा रहा। आप हमें जेल भेज दीजिए अगर हम करा रहे हैं। लेकिन जो आपकी भीड़ है, बुलंदशहर में कौन थे? विश्व हिंदू परिषद हमारे लोग हैं, बजरंग दल के लोग किसके हैं, आरएसएस के लोग किसके हैं? खिलाफ प्रभावी कार्रवाई अरे कौन? जो भी व्यक्ति उसमें आरोपी थे उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जो मुख्य आरोपी था, मुख्य आरोपी को अब तक योगी सरकार बचा रही थी। वो तो हम पुलिस को धन्यवाद देंगे कि योगी जी का दबाव नहीं सुना और मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार किया। आपका क्या रिश्ता है गो तस्करों के साथ? आपका क्या रिश्ता है आपको बताना पड़ेगा। इस देश में क्या गाय कटने के लिए होती है? जिसका दूध पीकर हम बड़े हो रहे हैं उस गाय को हम मरने के लिए छोड़ दें? आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अवैध कत्लखाने नहीं चल रहे हैं, हमने पूरी तरह से बंद किए हैं। और गायों का संरक्षण करना यह हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व है और हम संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चंदा पाती है बीफ एक्सपोर्टर्स से विश्व में। एक देखिए यहाँ मामला आया गाय का। देखिए मामला आया यहाँ गाय का। गाय हिंदुस्तान में सबके लिए सम्मानित। भाई तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें निकाल बाहर करूं प्लीज। नहीं एक मिनट, मैं नहीं खड़े रहो चुपचाप। मैं निकाल बाहर करूंगा, मैं 2 मिनट में निकाल बाहर कर दूंगा। प्लीज चुपचाप खड़े रहो ईमानदारी के साथ। जी सर, मैं यहाँ मौजूद अपने बीजेपी के जो भाई हमारे हैं, नहीं मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा विरोध करो, मैं सही हूँ तो मेरा साथ दें। देश गाय के साथ है, गाय देश के लिए सम्मानित है। मैं एमआईएम की तरफ से मांग करता हूं कि गाय को चाहे राष्ट्रीय माता घोषित करें, चाहे राष्ट्रीय पशु घोषित करें और पूरे देश में बचाने का काम करें। क्या बीजेपी के लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? गाय को पूरे राष्ट्र में बचाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात देखिए। अच्छा ये बताइए, दूसरी बात आप गले में किसके रस्सी डाल रहे हैं सर? दूसरी बात देखिए। हाँ जी, किसी के उत्तर प्रदेश में जो अवैध कत्लखाने चल रहे थे उसको हमने बंद करने का काम किया। ये सराहना करें, ये योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा। कितने बंद किए उसकी सूची जारी करें। एशिया का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस भारतीय जनता पार्टी के नेता का है बराबर। नहीं, आज ये क्यों कह रहे हैं गाय सड़कों पर है? इसका मतलब हमने गाय बचाने का काम किया है। सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस। प्रतीक जी, जो आज का विषय है न्यू इंडिया, देखिए अरे सुनिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर पूरे देश में बचाइए, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, बीजेपी से खाली इतना पूछ लीजिए कि कौन सा कारखाना जहाज बनाने का कब लगाने जा रहे हैं, कहां लगाने जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन का काम कब शुरू करेंगे और रोजगार कब देना शुरू करने जा रहे हैं, ये बता पूछ लीजिए। प्रतीक जी, ये दोनों मुद्दे, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे गाय का मुद्दा हो, इसका संबंध आज के नौजवान से नहीं है। जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट 2013 में लेकर के मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नौजवान है, सबसे ज्यादा युवा इस देश में बसते हैं। तो सवाल ये है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने नौजवानों के लिए शिक्षा और रोजगार के सवाल पर क्या किया है। आज का नौजवान शिक्षा और रोजगार चाहता है, लेकिन आपने लगातार विश्वविद्यालयों पर हमले किए हैं, आपने जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद किया है। और रही रोजगार की बात, आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन हालात ये है कि रोजगार कम हुए हैं। लेकिन उधर हुआ क्या है कि नौजवानों को लगातार वो हिंसक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं और धर्म और जाति के नाम पर लगातार लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन सकती है अगर भारत में रोजगार का सृजन नहीं होंगे। ये झूठे आंकड़े देना बंद करिए, अफवाह फैलाना बंद करिए। आज भारत में मुद्रा बैंक योजना के तहत लोगों को रोजगार मिला है। आज तमाम रैंकिंग एजेंसी, चाहे मूडीज हो चाहे तमाम रैंकिंग एजेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज भारत की रैंकिंग लगातार सुधरी है। आज भारत खुशहाल भारत की तरफ आगे बढ़ा। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में जितने इम्तिहान परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं, सारे पेपर लीक हुए। ये जुमलेबाज लोग हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोल करके ये नहीं, ये बताना चाहिए रोजगार उन्होंने कितने दिए। मैं आऊंगा। नो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लाल बाग में यहाँ पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए बड़ा लंबा, अगर बातचीत को छोटे से समेटें तो ये बात सच है कि जहाँ पे मैं इसमें शो कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2017 में भी शो किए हैं और आज को एक शख्स यहाँ पे मुझे बता रहा था, वो फोटो दिखा रहा था और मैंने 2017 में यहाँ पे शो किया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 2017 में अप्रैल में मैंने यहाँ शो किया था। ऑफकोर्स जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में मैं घूम रहा था तो मैं यहाँ आया था। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना है, मैं एक बार फिर जनता की तरफ जा रहा हूं, मैं उधर आने वाला हूं। जी जी बाबूजी, बताइए कुछ कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं सब लोग मिलजुल के भारत देश में रहें, जिस तरह अब से पहले से रहते चले आए हैं, हाँ। वैसे आने वाले दिन में भी सब लोग तो आपको लगता है कि देश की जो शांति है वो भंग होती है, तो क्यों होती है? वो सिर्फ उस सियासत और राजनीति के चक्कर में अपनी अपनी सीट अपनी उसको बचाने के चक्कर में, इज्जत बचाने के चक्कर में, सियासत के चक्कर में होती है। जी आओ जी, नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? हम रायबरेली से। रायबरेली से? जी जी। रायबरेली में कहाँ से? बछरावा से हैं। जब बछरावा के बड़े लोग आ गए यहाँ पे। जी कहिए, क्या कहें किस संबंध में? कुछ भी कहिए, अब जो मन करे वो कहिए। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में इतनी परेशानी किसान के लिए है। हाँ। उसकी फसल। तो पार्टी कौन सी है आपकी? पार्टी कौन है? पार्टी नहीं नहीं, दारुल सभा के बगल में खड़े हैं तो पार्टी तो पूछनी पड़ती है मुझे। वही बात, समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद। रूपा जी हमारे साथ बहुत देर से बनी हुई हैं, कवित्री हैं जाने माने। तो आप कुछ बोलना चाहती हैं या सुनाना चाहती हैं? भैया जी, बोलूंगी भी और सुनाऊंगी भी जी, क्योंकि आज बात हो रही है न्यू इंडिया की। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि न्यू इंडिया का मतलब है इतना टेक्नोलॉजी हाई हो जाए कि एक क्लिक पर मदद मिल सके हर लड़की को सड़क पर। एक ऐप ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बीजेपी वाले, समाजवादी पार्टी वाले से बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि जो अगर बात नहीं सुनता बड़े ध्यान से, यकीन मानिए रात में बड़े बड़े बुरे सपने आते हैं। हाँ, मैं सुनिए मेरी बात। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, ये लोग नहीं सुनते हैं। हाँ। ये इसलिए नहीं सुनते हैं कि एक लोगों ने नहीं सुना तो उनको जनता ने बाहर किया। हाँ, वो बगल में खड़े हैं। दूसरे ने बिल्कुल नहीं सुना है, वो बाहर जाने वाले हैं। अच्छा जी हाँ। एक बात बता दूं, कवि वो जो होता है, कवि जो है भविष्य भी देख सकता है, उससे बड़ी ताकत होती है। तो मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आप कवि हैं तो जो सबसे अच्छा काम जानते हैं वही करिए, बाकी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए इन लोगों के ऊपर। आप सुनाइए, जल्दी आगे बढ़े। अच्छा, तो कलम तो ललकारेगी। हाँ। तो मैं शायद दोनों लोगों से ही ये बात कहूंगी। हाँ बोलिए। और क्योंकि मैं स्त्री हूँ, स्त्री की बात करती हूँ। आप स्वागत है, बोलिए। तो मोदी जी से मैं ये जरूर बात कहूंगी कि अभी वो समय है, देख लें कुछ। हाँ। पग पग लुटती लाज नारियों की तुम बचा नहीं पाए। पग पग लुटती लाज नारियों की तुम बचा नहीं पाए। सत्ता का सुख था गरिष्ठ, इसको तुम पचा नहीं पाए। राष्ट्रभक्त विद्वानों की थी प्रबल कामना साथ, मगर अपने महिमा मंडन की तुम गाथा लिखा नहीं पाए। अपने महिमा मंडन की तुम गाथा लिखा नहीं पाए। प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए। प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए। इंटरप्ट हो गई हूँ मैं। प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए। प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए। कोई बात नहीं रूपा जी, ये सिलेंडर है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अब बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स, मैं आ रहा हूँ रूपा जी, आ रहा हूँ। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। होल्ड ऑन जी। प्रतीक जी, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कार्यक्रम देख क्या रहे थे इसमें? आदम गौडवी जी की मैं 2 पंक्तियां आज के क्या बात है, क्या पोएट है भाई। पहले तो ताली बजा लेने दीजिए मुझे। जी मैं आ रहा हूँ रूपा जी, जरूर वेट करिए। जी जी। बगावत के कमल खिले हैं दिल की सूखी दरिया में। हाँ। मैं जब भी देखता हूँ आंख बच्चों की पनीली है। इसी में सारे परिदृश्य को आदम गौडवी जी ने कहा दिया। बस इतना ही मुझे कहना है। क्या बात है, क्या नाम है आपका साहब? डॉक्टर अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू फिजिकल 12 क्या बात है साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार, थैंक यू सो मच। क्या बात कही है आपने। अली कुछ बोलना है? क्या बोलूं, बस जो देख रहा हूँ उसी को सुन रहा हूँ। जो देख रहे हैं उसी को बस सुन रहा हूँ जी। तो कुछ और बोलिए, ख्यालात क्या हैं आपके? ख्यालात तो यही है मेरे कि बस जो हिंदुस्तान का माहौल है वो अच्छा बना रहे। अच्छा बना रहे जी, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो अपना भविष्य अच्छा देख सकें और अच्छा महसूस कर सकें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्योंकि इन सब चीजों से, आपस में लड़ने से, आपस में एक दूसरे से कहने से, जैसे मैं देख रहा था, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जब आपस में एक होकर रहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग थे जो चले गए,
उन्होंने आपस में एकता बना के रखी, तब हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आज हम इस सब चीजों को नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत खूब बात कही। जी त्रिपाठी जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, इतने लंबे समय तक किसी प्रधानमंत्री को यह याद नहीं आया कि उन महिलाओं की पीड़ा को समझा जाए जो महिलाएं घर से शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्या पीड़ा होती थी। उस पीड़ा की कल्पना को अगर किसी ने समझा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज देश में हर गांव को हम ओडीएफ करने का काम कर रहे हैं। उन महिलाओं की उस पीड़ा को अगर किसी ने स्वर देने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कई ऐसे नए नए काम उन्होंने किए हैं जो राजनीतिक विमर्श का केंद्र नहीं बना करते थे। क्यों इस देश में स्वच्छता की बात महात्मा गांधी के बाद किसी नेता ने नहीं की? स्वच्छता की बात क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की? मैं मानता हूं कि विशुद्ध राजनीतिक मसलों से ऊपर उठ करके आज समाज जीवन में जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, सामाजिक न्याय देने का काम किसी ने किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी सुनील जी, मुझे लगता है कि सच ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने जो खुद वादे किए थे अगर वो पूरा कर देते, केवल ये वल्लभ भाई पटेल जी की बात करना, गांधी जी की बात करना, तो मुझको एक बात याद है, किसी ने कहा कोट पैंट पहन लेने से कोई डॉक्टर साहब नहीं बन जाता भीमराव अंबेडकर, ना ही चूड़ीदार पैजामा पहन लेने से कोई नेहरू हो जाता है, ना ही अपनी बीवी छोड़ देने से कोई बुद्ध हो जाता है, और ना ही हो जाता है, और ना कोई टोपी लगाने से लोहिया हो जाता है। लोहिया बनने के लिए लोहिया के सिद्धांतों को उतारना पड़ता है, और ना ही कोई गंजा आदमी चाणक्य हो जाता है। ये जो है, ये भाजपा को अपनी असलियत में आना चाहिए। जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने क्यों नहीं पूरा किया। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं 2014 के घोषणा पत्र पे बात कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं आप बात कर लो, आपके मुख्यमंत्री बात कर लें, देश के प्रधानमंत्री बात कर लें, 2014 पे बात कर लें। अपने परिवार के लिए सारी राजनीतिक सफाई कुंबे ने अपने परिवार के लिए की है। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों की बात करने वाले लोग, घर में 18 वर्ष का कोई भी लड़का हो, सबको राजनीति में ले आकर के लाल बत्ती देने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने लोहिया के सिद्धांतों को दफना दिया है। गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं है, ये नाथू। नहीं, मुझे मालूम है कवि की कविता अधूरी रह जाए तो आत्मा तड़पती है, आत्मा तड़पती है कवि की, क्योंकि कविता अधूरी है, और अधूरी है तो मैं पूरा जरूर सुनूंगा। पीछे कोई बोल रहा था लखनऊ अदब का शहर है, बहुत अच्छा आज शहर है भाई, जबरदस्त अदब आपने हमको दिखाई है थोड़ी देर में। मुझे समझ में आ गया कि ये लखनऊ 20 साल पहले वाला लखनऊ नहीं रहा अभी है, मुझे समझ में आ गया। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन प्लीज, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन खड़े रहिए चुपचाप। ये समाजवादी पार्टी का है, डिसिप्लिन होइए पहले। मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा बात करने, लेकिन जो मैं आपके पास आया था, आपके पास उसमें मुद्दा नहीं था, मैं नहीं आ पाऊंगा। जी आइए। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। बस कहाँ रहते हैं आप? मैं कैसरबाग सब्जी मंडी में। कैसरबाग में रहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं लखनऊ के बारे में जो मैं बोल रहा था? क्या लखनऊ बारे में कहें, हमारा लखनऊ सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। यकीन मानिए इसके बावजूद भी मैं बहुत प्यार करता हूँ लखनऊ से। मैं कहता हूँ लखनऊ बहुत अच्छा है। लखनऊ से अच्छा कोई शहर ही नहीं। लखनऊ से अच्छा कोई शहर नहीं, ये बात सच है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब तमाम सारे लोग युवजन यहाँ पे मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा तरीका नहीं है। कोई ये बात याद आ गई आपको? कंप्लीट जब तक नहीं करूंगी बात पहुंचनी चाहिए भैया जी। चलिए दो लाइन सुनाइए, फिर मैं नहीं 2 मुक्त तक बोलूंगी, एक 2 लाइन सुनाइए। चलिए उसको सुनाइए, फिर से नहीं। अच्छा, ये इसका अगला मुखड़ा है कि प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए, प्राणवायु के खत्म सिलेंडर तक तुम भरा नहीं पाए, रामलला का टेंट हटाकर मंदिर बना नहीं पाए, इच्छा शक्ति शून्य मगर तुम छोड़ रहे लंबी लंबी बुलेट, इच्छा शक्ति शून्य मगर तुम छोड़ रहे लंबी लंबी बुलेट ट्रेन, क्या लाओगे तुम फाटक लगा नहीं पाए। आजकल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ, आजकल कभी भी जो है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास खड़े हुए नजर आ जाते हैं। ना प्लीज, ये आप पे नहीं था, लेकिन बातचीत के सिलसिले को मैं जरूर जोड़ूंगा। नौजवान बोलना चाहता है जी। हम ये कहना चाहते हैं कि इस न्यू इंडिया में राम, जवान, किसान और महिलाओं का सम्मान के साथ साथ जो जिस तरीके से भाजपा असफल हुई है, हम ये चाहते हैं इसको
डिफीट किया जाए और जो विकास का रथ है माननीय अखिलेश यादव जी को प्रमोट किया जाए। ठीक। विकास का रथ जिनके हाथ में है, सकुशल उन्हीं के हाथ में चल रहा है। अगर विकास का रथ सही ना चल रहा होता तो 2017 में इतना पूर्ण बहुमत ना देती और ये गठबंधन की संभावनाएं ना ढूंढते और साइकिल खंड खंड ना हो गई होती। और जो बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की, जो जेएनयू के साथ खड़े हैं, मुजफ्फरनगर जलता रहा, सिपाही में महोत्सव मनाते रहे, वो बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है। मैं जबरदस्त है। नाम क्या है तुम्हारे? इधर आगे आओ। राजन सिंह। आगे आओ। क्या नाम है? ठाकुर राजन सिंह बुंदेला। अजर वो हाथ दिखाओ अपना। अरे गजब भाई बुंदेला जी। कहाँ के? बुंदेलखंड के? जी। बुंदेलखंड में कहाँ से हैं? बांदा से। कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये गठबंधन हुआ है सिर्फ लूटने के लिए हो रहा है, ना कि विकास करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्योंकि इसमें इस समय सरकार जो चल रही है, न लूट हो रही है न घुसूट हो रही है। अच्छा ये बताओ एक बात, ये सब छोड़ो, तुम ये सब छोड़ो जी। चुनाव लड़ने की इच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का। तो ये काहे के लिए टीका लगाया? आपको क्या लगता है टीका? मैं आ गया। हाँ एक मिनट प्लीज। सर जी मैं राम मंदिर पे कुछ बोलना चाहता हूँ। राम मंदिर पे बोलना चाहते हो? वैसे मैं कल बोलना चाह रहा था, तुम आज ही बोलना चाहते हो। बोलो। एक मिनट के लिए बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नेतागण हैं जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं, भाजपा से लेकर कांग्रेस तक, ये सिवा ठग रहे हैं हम लोगों को, ये भावनाओं से खेल रहे हैं। मैंने मोदी जी का इंटरव्यू मैंने सुना, बहुत देर बाद मुझे एक अच्छा इंसान मिला। चुप रहना। मैंने मोदी जी का इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद ठीक है, कोर्ट का फैसला सब मानेंगे, लेकिन अभी उनके पास चोर जैसे कांग्रेस, उनके पास क्या बोले थे नरसिम्हा राव में कि मंदिर प्रमाणित होगा तो उसको हिंदुओं को दिया जाएगा, हैं? और ये बात भाजपा जानती थी और वो 5 साल क्यों रोके रही? उसको लाना चाहिए था। देखिए राम मंदिर के मसले पर जो आक्रोश है वो हम लोगों को ठगा जा रहा है। राम मंदिर पर आक्रोश वाजिब है, लेकिन इनको ये भी मालूम होना चाहिए, इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि राम मंदिर पर अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर भव्य बनना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इस पूरे मामले में ट्रांसलेशन करने का काम किया, इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो उसके लिए प्रयास हमने किया है। लेकिन उनसे प्रश्न पूछना चाहिए जिनके पार्टी के नेता कपिल सिब्बल इस पूरे मामले की सुनवाई को टालने का प्रयास। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो मुद्दे पे बोलती नहीं जी। सर देश में नौकरियां तो दी नहीं गई, किसानों नौकरी तो दी नहीं गई, किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा हो गई। बीफ को रोकना तो छोड़ दीजिए, बीफ का एक्सपोर्ट राम के नाम पर क्यों चुप हैं? राम के नाम पर क्यों नहीं अपनी बातें मुंह खोलते हैं? क्यों राम के नाम से डरते हैं? ये भगवान श्री राम इस देश की पहचान है, इस देश की आध्यात्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत के मसले पर। देखिए भगवान राम हमारे लिए आस्था है, हमारे ईश्वर हैं। भगवान राम के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है। 98 के घोषणा पत्र में रखा, 99 में निकाल दिया। ये व्यापारी है भगवान राम। देखिए भगवान राम के कोई खिलाफ नहीं है, मैं केवल ये कहता हूँ भगवान राम का आप नाम लेते हो, उनके रास्ते पर कब चलोगे? भगवान